समय की है, जब पायल की शादी तय हो गई थी और निश्चित समय पर बारात दरवाजे पर खड़ी थी। तभी रितु ने पायल को लाकर एक लेटर पायल के हाथ में थमा दिया। ये क्या है रितु? तुम्हारे लिए कोरियर वाला लेटर दे गया है। अरे आज के दिन ये क्या? जरा खोल के तो देखो। पायल उस कोरियर को खोलकर देखती है तो खुशी के मारे नाचने लग जाती है। जब रितु उसे पूछती है तो वो बताती है कि मॉडलिंग में उसका नंबर आ गया है। पर रितु, आज तो मेरी शादी है और मॉडलिंग के लिए अभी 1 घंटे में बुलाया है। रैंप पर चलने में 2 घंटे बाकी है। मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने शादी कर ली। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। दीदी, आपको ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है। अगर आपने ये मौका खो दिया तो जिंदगी भर आप अपने आप को कोसती रहेंगी। आपको बचपन से ही मॉडल बनना था। ये आपके ससुराल वाले बहुत कंजूस है। ये आपका सपना पूरा नहीं होने देंगे दीदी। अगर मैंने उनको बताया तो? भूल कर भी नहीं बताना दीदी। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी बहू मॉडलिंग करे। ये पौराणिक विचार के लोग हैं। इनके सिर्फ अपनी बहू से चूल्हा चौका करवाना है। पायल सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है कि वो क्या करे। एक तरफ उसका करियर है और दूसरी तरफ उसकी शादी। तभी रितु अपने हाथों में सैंडल लेकर पायल को देती है और उसे कहती है, दीदी ये लो सैंडल और भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। रितु, ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी पापा की इज्जत। दीदी, आप अपना करियर संभालिए। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। आपको देर हो रही है, आप जाइए यहाँ से। मैं मम्मी पापा की इज्जत दांव पर लगाकर मॉडलिंग नहीं कर सकती रितु। मम्मी पापा की इज्जत को मैं संभाल लूंगी। आप अपनी मॉडलिंग संभालिए, क्योंकि अगर आपने आज ये मौका खो दिया तो आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाओगी और ना ही जिंदगी भर सुकून से जी पाओगी। और मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी बहन ने जो बचपन से सपना देखा है वो टूट जाए। जब आप कामयाब हो जाएंगी तो माँ बाप की इज्जत फिर से वापस आ जाएगी। पायल चूड़ियां और सैंडल पहनकर वहां से चली जाती है और मॉडलिंग में अपना करियर बना लेती है। वहां उसको एक लड़के से प्यार भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रितु को उस लड़के से शादी करनी पड़ती है जिससे पायल की शादी होने वाली थी। ये जानकर पायल को बहुत दुख होता है। तुमने करियर बनाने में मेरा बहुत साथ दिया है अशोक। तुमसे मैं प्यार करने लगी हूँ। मैंने घर बार छोड़कर मॉडलिंग में अपना करियर बनाया था और तुमने मेरा साथ दिया। सच में अशोक, तुम कितने अच्छे हो। हाँ पायल, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अब हम दोनों मिलकर अपना कैरियर सेट करते हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। पायल अशोक के साथ खुश थी। एक दिन वो पार्क से गुजर रही थी कि तभी उसने अशोक को किसी लड़की के साथ देखा, जिसे देखकर वो एकदम से टूट गई। अशोक, और ये लड़की? आखिर ये लड़की है कौन? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो उसके साथ क्या कर रहे हो? प्यार? ये शब्द मेरे डिक्शनरी में भी नहीं है। मैं सिर्फ लड़कियों को अपना मॉडलिंग कैरियर बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से एक तुम भी थी। मैं किसी को प्यार व्यार नहीं करता। लड़कियां सिर्फ एक जरिया हैं मेरी कैरियर बनाने के लिए। तुमने जो मुझे सपने दिखाए, क्या वो सब झूठ थे? मेरे लिए सिर्फ मेरा सपना इम्पोर्टेंस रखता है। किसी और के सपने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज तुम हो, कल कोई और आएगी मेरी जिंदगी में। पायल पूरी तरह से टूट जाती है। उसका दिल इतना टूट जाता है कि वो परेशान हो जाती है। अशोक अपनी असलियत पायल के सामने लाकर उसको मॉडलिंग से हटा देता है, जिसकी वजह से उसे कहीं पर भी मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से पायल और परेशान हो जाती है। एक बार वो अपनी सैंडल और चूड़ियों को लेकर अपनी माँ को याद करती है। माँ, आपने मेरे लिए कितनी शौक से ये चूड़ियाँ और सैंडल मेरी शादी के लिए खरीदी थी और मैंने इनका कोई मान नहीं रखा। मैंने आपकी इज्जत खो दी और भाग गई। यहाँ पर भी मेरा करियर नहीं बन पाया। प्यार में धोखा मिला, वो अलग। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ माँ। तभी उसको अपनी माँ से बात करने का बहुत मन करता है। वो अपनी माँ को फोन मिलाती है, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोने लग जाती है। तभी तस्वीर में से आवाज आती है, बेटा, बच्चे अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, पर माँ बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। चिंता मत कर, तूने मॉडलिंग के लिए हमको छोड़ा था। अब मैं तेरा इस मॉडलिंग में ही करियर बनाऊंगी। माँ,
आप मुझसे बात कर सकती हो? मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आप दोनों ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे और मैंने सारे तोड़ दिए। चुप हो जा मेरी बेटी। जो सैंडल और चूड़ी मैं तेरे लिए लाकर आई थी वही तेरा साथ देंगे। चूड़ी और सैंडल को पहनकर तू जिस किसी इंटरव्यू में जाएगी तो वहाँ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस इस चूड़ी और सैंडल को कभी अपने से अलग मत करना, क्योंकि यही दोनों मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे साथ रहेंगे। माँ, मैं आपकी आखिरी निशानी को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। आप मुझसे जुदा होकर भी मेरे साथ हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमेशा मेरे साथ रहना। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ यहाँ पर। पायल अपनी माँ की सैंडल और चूड़ी पहनकर जहाँ पर भी इंटरव्यू देने जाती वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता और जब मॉडलिंग करती तो अलग सा ग्लो उसके चेहरे पर दिखता है। अब वो बहुत अच्छी मॉडल बन गई थी और अशोक से ज्यादा फेमस हो गई थी। वो जहाँ भी जाती है और जो भी मॉडलिंग करती है उन्हीं सैंडल और चूड़ियों के साथ करती। माँ, आज आपकी इन जादुई सैंडल और चूड़ियों की वजह से आपकी बेटी आज पूरे देश में फेमस हो गई है। आज हर कोई मुझको जानता है और मुझे पहचानता है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कभी भी दोबारा खड़ी नहीं हो पाती और हमेशा अपने ऊपर गुस्सा आता रहता कि मैंने आपको अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। जब पायल फेमस हो जाती है तो अशोक फिर से उसके पास आता है। अब पायल उसको धक्के मार कर निकाल देती है। अशोक अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। पायल उन लड़कियों को सहारा देती है जो घर से भटक गई होती है और मॉडलिंग में उनका करियर बनवाती है। बात बहुत पुरानी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक प्राचीन मंदिर था। नंदा की माँ उसे इसी मंदिर में बैठा कर गई थी, लेकिन सुबह से रात तक वह उसका इंतजार ही करती रह गई, पर वह नहीं आई। पता नहीं वह ऊंची पहाड़ियों से गिर गई या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई। कोई नहीं बता सका। तब से वह रोज सुबह अपनी सहेली रमा के साथ फूल लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसका रंग बिल्कुल काला था। कभी कभी वह मंदिर में जाकर भगवान से पूछती कि आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया। पहाड़ों की बाकी लड़कियां कितनी गोरी और खूबसूरत हैं। घर में सिवाय बीमार बापू के कोई न था। बापू को उसने कभी बोलते हुए नहीं सुना। वो सारे दिन बिस्तर में ही पड़े रहते। नंदा के सारे फूल मालाएं 9 बजते बजते खत्म हो जाते। एक दिन जब वह अकेले ही घर जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक मखमली बटुआ गिरा हुआ था। उसने बटुआ उठा लिया। खोलकर देखा तो उसमें एक जोड़ी बहुत खूबसूरत जड़ाऊ झुमके थे। नंदा ने थोड़ी देर देखा कि जिसका सामान होगा वह आएगा, पर कोई नहीं आया। वह झुमके लेकर घर आ गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया। बापू को नहला धुलाकर खाना खिलाती जा रही थी और झुमके के बारे में बताती जा रही थी। बापू सिर्फ हूँ हाँ करते रहते थे, बोल तो सकते नहीं थे। वह काम खत्म करके अपने कमरे में गई और बटुए से झुमके निकालकर कान में पहन लिए। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो देखती रह गई। झुमका पहनते ही उसका रूप बदल गया। वह बहुत खूबसूरत हो गई। उसका रंग बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया। उसके बाल कमर तक लहराने लगे। वह खुशी से झूम उठी। वह भागी हुई अपनी सहेली रमा के पास गई। रमा उसको देखते ही बोली, अरे नंदा, तू कैसे इतनी खूबसूरत हो गई? नंदा ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। आज उसका दिल कर रहा था कि सारी पहाड़ियों पर आजाद पंछी की तरह फुदकती फिरे। जब वह घर आई तो उसने देखा कि उसके बापू बिस्तर में बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब वह नजदीक पहुंची तो बापू ने उसके तरफ हाथ बढ़ाया और उठाने का इशारा किया। नंदा ने बापू को हाथ लगाया ही था कि वो उठकर खड़े हो गए और बोलने लगे। उनको बोलते हुए देखकर नंदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटी, रो मत। ये देख, अब मैं चल भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। नंदा ने कहा, बापू ये देखो, ये मेरे झुमके जादुई हैं।
इसी ने सारे चमत्कार किए हैं। वह अपने बापू के गले में बाहें डालकर बोली, बापू, कल से तुम भी मेरे साथ फूल बेचने चलना, सब लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। उस रात उन दोनों को नींद नहीं आई। सुबह जब नंदा की आंखें खुली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनका घर एक बहुत बड़ी कोठी में बदल गया था। घर में चारों तरफ तरह तरह के कीमती फर्नीचर, बहुत सारी धन दौलत से भरी अलमारियां, ये सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उठी तो देखा कि उसके बापू बड़े से टेबल के पास बैठकर कीमती क्रॉकरी में चाय पीने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वह दौड़ कर गई। उसने कहा, बापू, आप देख रहे हैं ना, जरूर ये इसी जादुई झुमके का चमत्कार है। उनके पास सब कुछ था, अब फूल बेचने की जरूरत ही नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर थे, घूमने के लिए गाड़ी थी। वह चाय पीते पीते बापू से बोली, बापू, चलो तैयार हो जाओ, मंदिर दर्शन करने चलते हैं। तभी उसकी सहेली रमा उसको फूल बेचने के लिए बुलाने आई, लेकिन वो उसके छोटे से घर की जगह इतनी बड़ी कोठी देखकर आश्चर्यचकित हो गई और थोड़ी देर के बाद बाहर ही खड़ी रही, फिर चली गई। नंदा जब अपने बापू के साथ मंदिर पहुंची तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह मंदिर गई। उन दोनों ने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। उस दिन उसने ढेर सारी मिठाई और फूल चढ़ाए। मंदिर के बाहर सबको प्रसाद बांटा। रमा उसके पीछे पीछे आई और उससे बोली, नंदा, मुझे बताना कैसे हुआ ये सब। नंदा ने ठहाका लगाकर कहा, सब ईश्वर की कृपा है। रमा उसके कान के झुमके देखकर जल भुन गई। वह उनके पीछे लगी रही। उसने पता लगा लिया कि ये जादुई झुमके का चमत्कार है। उसने मन ही मन योजना बना डाली। एक सुबह जब उसके घर गई तो उससे बोली, ये झुमके मुझे दे दो, कल मैं वापस कर दूंगी। नंदा ने अनमने मन से वो झुमके उतार कर उसके हाथ में रख दिए। झुमके उसके हाथ में जाते ही पीतल के हो गए। नंदा चीख पड़ी, ये क्या किया तूने रमा? रमा ने जोर से ठहाका लगाया और झुमके वहीं फेंक कर बोली, ईश्वर की कृपा है, मैं क्या जानूं। कहती हुई वहां से चली गई। अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि नंदा के माली ने आकर खबर दी, अचानक आपकी सहेली का सिर चकरा गया, जिसकी वजह से वो गिर पड़ी है और उसके माथे से खून बह रहा है। नंदा भागती हुई उसको घर लेकर आई। उसके माथे से खून साफ किया और दवा लगाया। इसके बाद उसके घर तक छोड़ कर आई। झुमके के पीतल में बदल जाने से उसका मन बहुत उदास था, लेकिन उसने जैसे ही उसको हाथ में लिया वह पुनः असली रूप में आ गया। नंदा बहुत खुश हुई। कई महीने के बाद एक दिन रमा उसके पास माफी मांगने आई। उसने बताया कि वह किसी तांत्रिक के पास गई थी। उसके कहने से ही उसने उसके झुमके पीतल के झुमके में बदल दिए। उसको अपने गलत व्यवहार की सजा मिल गई। उस दिन से वह बीमार थी। नंदा ने उसे माफ कर दिया। बड़ी बड़ी आंखें, घने लंबे और घुघराले बाल पर रंग सांवला होने के कारण सुजाता भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहती। लेकिन अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण सुजाता अपने कॉलेज में सारी सहेलियों में लोकप्रिय थी। जहाँ बैठती वहाँ महफिल जमा देती। कई बार तो उसकी सबसे प्रिय सखी नंदिता उसे पूछती कि इतनी हंसी तो लाती कहाँ से है? तब वो कहीं खो जाती और थोड़ी देर के लिए गुमसुम सी हो जाती, फिर बड़बड़ाती। जिसके भीतर जितना दर्द छुपा होता है वो ऊपर से सबसे अधिक सुख दिखाई पड़ता है। नंदिता कहती, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो गई। सुजाता एक फीकी मुस्कान बिखेरते हुए उठ जाती है। वो कॉलेज में जितनी ही सूख मिजाज थी, घर आते ही अपने आप को एक आवरण में समेट लेती। उसके माता पिता और दादी कभी उसको समझ नहीं पाए या समझाने की कोशिश ही नहीं की। उनका सारा लाड़ प्यार सिर्फ और सिर्फ सुचित्रा के लिए ही था।
सुचित्रा के पैदा होने पर उसके पिता को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सुचित्रा उससे 4 साल बड़ी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग बिल्कुल मक्खन जैसा सफेद था। लेकिन जब सुजाता पैदा हुई तो एक तो उसके सांवले रंग रूप और दूसरे बहुत सारा पैसा किसी कारण में डूब जाने से में घाटा हो जाने के कारण सुजाता की ही किस्मत मानकर सब उसको दोषी समझते थे। वो कभी समझ ही नहीं पाती कि इन दोनों चीजों के लिए उसको क्यों दोषी माना जाता था। जब तक वो ना समझ और छोटी थी तब तक इन बातों को नहीं समझती थी और अपने अधिकारों के लिए झगड़ती रहती थी। जब समझ आई तो उसने अपने आप को एक आवरण में समेट लिया। कॉलेज में उसका बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व था। एक बार कॉलेज से घर आते समय वह घर के पास वाले पार्क में एक बेल के पेड़ के नीचे बेंच पर जाकर बैठ गई। उस दिन सुबह से ही उसका मन बहुत उदास था। दादी ने उसको पीले रंग की ड्रेस में देखा तो बोली, ये रंग सुचित्रा पर कितना फबता है। तब वो चिढ़कर बोली थी, तो मैं क्या कोई रंग पहनूं ही नहीं, सब रंग सुचित्रा ही पहनेगी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बोली, काश मैं भी सुचित्रा की तरह ही खूबसूरत होती। तभी ऊपर पेड़ से एक बेल का फल गिरा। वो डर गई, कहीं बेल उसके सिर पर गिरता तो सिर ही फूट जाता। उसने बेल उठाकर बैग में रख लिया। उस दिन उसके घर जाने की भी इच्छा न थी। थोड़ी देर में वो घर गई। अपने कमरे में जाकर उसने बैग खोला तो देखा कि बेल टूट गया था। उसने जब उसको निकालकर देखा तो उसमें एक लाल रंग की लिपस्टिक थी। लाल लिपस्टिक तो उसकी सबसे पसंदीदा लिपस्टिक थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेल के अंदर लिपस्टिक कैसे आई। उसका मन थोड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, चलो लगा कर देखो, कैसे भी आई हो मुझे इससे क्या लेना। वो जैसे ही शीशों के सामने लिपस्टिक लगाने के लिए खड़ी हुई कि तभी उसमें से आवाज आई, सुजाता, ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है, ये जादुई लिपस्टिक है। इसको लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत लड़की बन जाओगी और अपने सारे दुख भूल जाओगी। सुजाता ने कहा, मैं तो बस सुंदर होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे एक बार तो जरूर लगाना चाहती हूँ। लिपस्टिक बोली, अगर और कोई इच्छा है तो इसे अपने होठों पर लगाने से पहले बोल देना। उसने कहा, हाँ, मेरे पापा को मेरी पैदाइश के बाद जो भी घाटा हुआ वो फायदे में बदल जाए, ताकि मेरे माता पिता और दादी मुझे भी सुचित्रा की तरह ही प्यार करें। उसने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने लिपस्टिक होठों पर लगाई वो एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई और उसके शरीर पर तरह तरह के सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। उसने जब अपने आप को शीशों में देखा तो खुशी के मारे लिपस्टिक वहीं छोड़कर भागी। दादी ने उसको देखा तो देखते ही रह गई। वो बोली, अरे सुजाता, तुम इतना खूबसूरत कैसे हो गई? और ये गहने? सुजाता बोली, दादी, अब कभी मत कहना कि मैं अच्छी नहीं हूँ। दादी उसे देखकर मुस्कुरा उठी और बोली, पगली, तू तो बुरा मान गई। तभी सुचित्रा और उसकी माँ बाहर से आ गई। उसको इतना सजा धजा देखकर, उसके रूप रंग में इतना बदलाव देखकर सुचित्रा हैरान से अपने माँ से बोली, माँ, मुझको इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनना है। पापा भी आ गए। उन्होंने आते ही खुशखबरी सुनाई कि मेरा डूबा हुआ सारा पैसा आज अचानक बैंक वालों ने बुलाकर वापस कर दिया। सुजाता भागकर लिपस्टिक के पास आकर बोली, तुम तो बाकी जादुई हो, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगे? लिपस्टिक बोली, हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस बारे में किसी से कुछ मत बताना। सुजाता बोली, हाँ हाँ, मैं इसे छुपा कर रख देती हूँ। तभी सुचित्रा उसके पास आई और बोली, सुजाता, कैसे हुआ ये सब? मुझे भी बता दो ना, मैं भी बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। सुजाता ने कहा, अरे
तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें क्या जरूरत है? सुचित्रा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। वो भुनभुनाती हुई चली गई। दूसरे दिन सुजाता जब कॉलेज गई तो सारी सहेलियां उसको देखकर अचंभित हो गई। सब उसके आगे पीछे घूम रही थी। उस दिन जब वो घर पहुंची तो पापा पहले से ही घर आ गए थे। उन्होंने सुजाता को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोले, मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दो। अपनी परेशानी में हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि घाटे का कारण तुम नहीं थी। मेरा अपना ही एक मित्र था जिस पर मैंने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। सुजाता बोली, पापा मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। सुजाता का बरसों से उपेक्षित जीवन जादुई लिपस्टिक ने संवार दिया था। वो बहुत खुश थी।